नमस्कार। इतिहास अक्सर लगता है जैसे बस पुरानी बातें, गुजरे जमाने की कहानियां। पर क्या इसका हमारे आज से, हमारे आने वाले कल से भी कोई लेना देना है? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, खासतौर पर एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। चैप्टर 3, उपयोजित इतिहास, अप्लाइड हिस्ट्री। जी, हमारे पास जो जानकारी है वो इसी चैप्टर पर आधारित है और हमारा मकसद है इसे आसान बनाना, समझना कि ये उपयोजित इतिहास आखिर है क्या, ये अलग अलग फील्ड से कैसे जुड़ा है, हमारी विरासत, हमारी हेरिटेज से इसका क्या रिश्ता है, जी, और हाँ, क्या इससे कोई करियर वगैरह भी बन सकता है। बिल्कुल इन सब पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस जरूरी टॉपिक को खोलते हैं और परीक्षा के लिए जो भी जरूरी बातें हैं उन पर खास ध्यान देंगे। जी, तो सबसे पहले, हाँ, ये उपयोजित इतिहास क्या है? इसे जन इतिहास भी कहते हैं शायद, पब्लिक हिस्ट्री। हाँ, बिल्कुल जन इतिहास या पब्लिक हिस्ट्री। देखिए, सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे पर इसका मतलब बहुत सीधा है। अच्छा। मतलब ये कि इतिहास का इस्तेमाल आज के लोगों और आने वाली पीढ़ियों के फायदे के लिए करना। फायदे के लिए मतलब सिर्फ पुरानी कहानियां पढ़ना नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आमतौर पर एक गलतफहमी है कि इतिहास तो बस वो इतिहासकारों का काम है या फिर स्कूल के बच्चों का सब्जेक्ट। हाँ, ये तो है। लगता है कि रोज की जिंदगी से इसका क्या लेना देना। सही कहा। जन इतिहास इसी सोच को, इसी धारणा को बदलने की कोशिश करता है। अच्छा। इसका मकसद है इतिहास को आम लोगों से जोड़ना, उसे उनकी जिंदगी में रेलेवेंट बनाना। जैसे आपने सुना होगा, बेंगलुरु में सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी है। वहाँ बाकायदा पब्लिक हिस्ट्री पर कोर्स है, रिसर्च होती है। अच्छा, यानी ये एक प्रॉपर फील्ड बन रहा है। जी बिल्कुल, ये दिखाता है कि इसकी अहमियत बढ़ रही है। तो मतलब इतिहास सिर्फ पुरानी बातें नहीं, बल्कि एक तरह का टूल है, एक औजार है जो आज भी काम आ सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एक औजार। तो देखते हैं कैसे। कहाँ कहाँ हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इतिहास का ज्ञान कई अलग अलग फील्ड्स के विकास के लिए जरूरी है। शुरू करते हैं तत्व ज्ञान से, फिलॉसफी से। हाँ, तत्व ज्ञान या फिलॉसफी। देखिए, कोई भी सोच, कोई भी आइडियोलॉजी वो अचानक से तो पैदा नहीं होती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसकी एक जड़ होती है, एक यात्रा होती है। इतिहास हमें वही समझने में मदद करता है कि ये विचार कहाँ से आया, कैसे पनपा, कैसे फैला। और देखिए, कोई भी दार्शनिक विचार जो है वो भाषा के जरिए ही सामने आता है। हाँ, ये तो है। तो उस भाषा का अपना इतिहास समझे बिना उस विचार की गहराई को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो फिलॉसफी को समझने के लिए उसका इतिहास और उसकी भाषा का इतिहास दोनों जरूरी हैं। अच्छा, और विज्ञान, साइंस, उसमें तो सब नया नया होता है, खोजे, आविष्कार। वहां पुराने इतिहास का क्या काम? लगता तो ऐसा ही है, पर साइंस में भी इतिहास बहुत काम का है। ये एक तरह से टाइमलाइन देता है। टाइमलाइन कैसे? जैसे कौन सी खोज कब हुई, क्यों हुई, उसके पीछे क्या कारण थे, किन पुरानी खोजों ने, किस पुराने ज्ञान ने नई खोज की नींव रखी। ये सब समझने में इतिहास मदद करता है। अच्छा, हाँ। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हाँ, सुना है। तो इतिहास हमें बताता है कि वो कौन सी जरूरतें थीं, वो कौन सी जिज्ञासाएं थीं जिन्होंने साइंटिफिक खोजों को जन्म दिया। और पहले से जो ज्ञान मौजूद था उसका इस्तेमाल कैसे हुआ, ये भी तो इतिहास से ही पता चलता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। तंत्र ज्ञान, मशीनें, तकनीक, इनका इतिहास से क्या कनेक्शन? टेक्नोलॉजी भी तो साइंस की तरह ही विकसित हुई है ना, धीरे धीरे। सोचिए, खेती करने के तरीकों से लेकर हाँ, बड़ी बड़ी इमारतें बनाने तक इंजीनियरिंग, सब कुछ बदला है। सही बात है। इतिहास हमें ये समझने में मदद करता है कि ये बदलाव क्यों हुए, कैसे हुए, क्या कारण थे इनके पीछे। पत्थर के औजारों से शुरुआत हुई थी, हाँ, बिल्कुल। और आज खेती में भी मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं। ये पूरा सफर, ये पूरी यात्रा टेक्नोलॉजी के इतिहास को समझे बिना अधूरी है। साइंस और टेक्नोलॉजी एक दूसरे पर निर्भर हैं, और इतिहास इन दोनों के रिश्ते को समझने की एक तरह से चाबी है। ठीक है, अगला क्षेत्र है उद्योग और वाणिज्य, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इसमें इतिहास कैसे मदद करता है? देखिए, व्यापार तो हमेशा से होता आया है, लेन देन पर आधारित। हाँ। तो ये लेन देन का दायरा कैसे बढ़ा, बाजार कैसे बने, व्यापार के नेटवर्क कैसे फैले, ये सब समझने के लिए इतिहास जानना जरूरी है। अच्छा। किस तरह का सामाजिक माहौल था, आर्थिक माहौल था जिसने व्यापार को बढ़ाया या शायद रोका, ये सब इतिहास बताता है।
आज के बिजनेस मैनेजमेंट को समझने के लिए भी पुराने व्यापारिक तरीकों और मैनेजमेंट के इतिहास को जानना फायदेमंद हो सकता है। मैनेजमेंट की बात आई तो अगला है ही प्रबंधन अध्ययन, मैनेजमेंट स्टडीज। ये तो बिल्कुल आज की चीज लगती है। यह इतिहास लगता तो यही है कि ये नया फील्ड है, पर मैनेजमेंट का काम क्या है? प्रोडक्शन के साधन, लोग यानी ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, इन सब को संभालना। हाँ, यही सब। ये काम आज भले ही नए तरीकों से हो रहा हो, पर ये दिक्कतें, ये चुनौतियां तो हमेशा से थी। इतिहास हमें बताता है कि पहले के जमानों में इन चीजों को कैसे मैनेज किया जाता था। अच्छा, पुराने तरीके। हाँ, उस समय के सामाजिक और आर्थिक संगठन कैसे काम करते थे, लोगों की सोच क्या थी, मैनेजमेंट का तरीका क्या था, ये सब जानना आज के मैनेजर्स के लिए भी सबक दे सकता है। ये बात तो सही है। अब आते हैं कला पर। आर्ट्स, संगीत, नृत्य, पेंटिंग, इन पर इतिहास का क्या असर है? हर कला का अपना एक स्टाइल होता है ना? अपनी एक भाषा होती है और वो समय के साथ विकसित होती है। हाँ। किसी पेंटिंग को या मूर्ति को या किसी डांस फॉर्म को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस आर्ट फॉर्म के विकास को, उसकी हिस्ट्री को जानना होता है। कला अक्सर हमारी भावनाओं को, हमारी संस्कृति को दिखाती है और इन सांस्कृतिक परंपराओं का अपना एक इतिहास होता है। कलाकार क्या सोच रहा था, उस समय का माहौल कैसा था, उस कला का इतिहास क्या है, ये सब समझे बिना हम उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। सही कहा। और आखिर में मानविकी, ह्यूमैनिटीज, इसमें तो इतिहास खुद ही एक विषय है। हाँ बिल्कुल, इसमें इतिहास, पुरातत्व, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसे कई विषय आते हैं और इन सभी की जड़ें कहीं ना कहीं इतिहास में ही हैं। अच्छा, कैसे? ये विषय कैसे शुरू हुए, कैसे विकसित हुए, ये समझने के लिए इतिहास जानना बेहद जरूरी है। देखिए, इंसान ने हमेशा से दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में, देवी देवताओं के बारे में सोचा है। हाँ, ये तो है। इसी सोच से अलग अलग संस्कृतियों में मिथक बने, कहानियां बनी, रीति रिवाज बने, दर्शन बने। इन सब को समझने के लिए हमें उनके ऐतिहासिक संदर्भ को जानना ही पड़ता है। तो परीक्षा के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे फिलॉसफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, इन सब में इतिहास का क्या महत्व है, उदाहरणों के साथ समझना अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो ये सब जानने के बाद अब वापस उसी सवाल पर आते हैं, इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? कोई पूछे कि भाई इतिहास पढ़कर मिलेगा क्या, तो क्या जवाब है? हाँ, ये सवाल अक्सर उठता है और इसका जवाब हमारी विरासत से जुड़ा है, हमारी हेरिटेज से। विरासत, हेरिटेज मतलब वो सब कुछ जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने बनाया या पीछे छोड़ा है। जैसे कोई पुरानी इमारत हो, किला हो, मंदिर हो, कोई कलाकृति हो, मूर्ति हो, पेंटिंग हो, कोई परंपरा हो, कोई रीति रिवाज हो, कोई ज्ञान हो, कोई कहानी हो, ये सब हमारी विरासत है। अच्छा। और हम सबके मन में कहीं ना कहीं ये जानने की इच्छा होती है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारी जड़ें क्या हैं। हाँ, होती है, अपनी पहचान। बिल्कुल, इतिहास हमें इसी पहचान से जोड़ता है, अपनी जड़ों से जोड़ता है। इसीलिए अपनी इस विरासत को संभाल कर रखना, उसे जानना समझना जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसे जान सकें, उससे कुछ सीख सकें। और यहीं पर उपयोजित इतिहास काम आता है। बिल्कुल, यहीं पर उपयोजित इतिहास हमें सिखाता है कि अपनी इस विरासत को कैसे समझें, कैसे उसे सुरक्षित रखें और कैसे उसे आज के जमाने के लिए प्रासंगिक बनाएं, मतलब रेलेवेंट बनाएं। विरासत को सहेजना सिर्फ पुरानी चीजों को म्यूजियम में रखना नहीं है, ये हमारे आज और हमारे कल को भी संवार सकता है। और हाँ, इससे रोजगार के, काम धंधे के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। अच्छा, रोजगार के अवसर भी? ये कैसे? हाँ, इस पर आगे बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि विरासत होती कितने तरह की है। हाँ ठीक है, तो विरासत के प्रकार क्या है? सामग्री के हिसाब से मुख्य रूप से 2 तरह की विरासत बताई गई है। एक है सांस्कृतिक, कल्चरल, और दूसरी है प्राकृतिक। बिल्कुल ठीक है, पहले सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं। सांस्कृतिक विरासत भी आप कह सकते हैं 2 तरह की होती है। पहली है मूर्त, टेंजिबल। मूर्त मतलब जिसे छू सकें? हाँ बिल्कुल, वो चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे पुराने किले, महल, मंदिर, गुफाएं।
पुरानी किताबें या पांडुलिपियां, मैन्युस्क्रिप्ट्स, मूर्तियां, पेंटिंग्स, ये सब मूर्त सांस्कृतिक विरासत है। समझ गया। और दूसरी तरह की सांस्कृतिक विरासत? दूसरी है अमूर्त, इनटेंजिबल सांस्कृतिक विरासत। अमूर्त मतलब जिसे छू नहीं सकते। हाँ, इसे छुआ नहीं जा सकता पर महसूस किया जा सकता है। ये हमारी रीति रिवाजों, परंपराओं में जिंदा रहती है। जैसे हमारी लोक कथाएं, लोकगीत, भाषाएं, हमारा पारंपरिक ज्ञान जैसे आयुर्वेद या कोई और पारंपरिक इलाज का तरीका, त्योहार मनाने के खास तरीके, हाँ, नाच गाने की अलग अलग शैलियां। हाँ, हाथ से कुछ खास बनाने का हुनर, जैसे कोई खास तरह की बुनाई हो या मिट्टी के बर्तन बनाने की कला हो, और वो सारी परंपराएं, रीति रिवाज जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सिखाती हैं, ये सब अमूर्त विरासत है। अच्छा, हाँ, ये तो बहुत दिलचस्प है। और हाँ, परीक्षा के लिहाज से ये मूर्त और अमूर्त विरासत का फर्क समझना और दोनों के कुछ उदाहरण याद रखना बहुत जरूरी है। इस पर सवाल बन सकता है। बिल्कुल। किताब में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त भारत की कुछ अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की लिस्ट भी दी है, वो भी जरूरी होगी। हाँ, वो लिस्ट भी महत्वपूर्ण है। पूरी लिस्ट याद ना भी रहे तो कुछ प्रमुख उदाहरण पता होने चाहिए। जैसे उसमें केरल की संस्कृत नाट्य परंपरा कुटियाट्टम का जिक्र है, 2001। वैदिक मंत्र पढ़ने की परंपरा 2003। उत्तर प्रदेश की रामलीला 2005। रामलीला भी, अच्छा। हाँ, फिर राजस्थान का कालबेलिया लोक नृत्य 2010, पूर्वी भारत का छऊ नृत्य 2010 और हाल ही में योग 2016 को भी इसमें शामिल किया गया है। योग भी? वाह जी। तो ये उदाहरण दिखाते हैं कि हमारी अमूर्त विरासत कितनी विविध और समृद्ध है। बिल्कुल ठीक है। तो ये हुई सांस्कृतिक विरासत, मूर्त और अमूर्त। अब दूसरी तरह की विरासत की बात करते हैं, प्राकृतिक विरासत, नेचुरल हेरिटेज। हाँ, प्राकृतिक विरासत, इसका सीधा संबंध हमारी प्रकृति से है, हमारी कुदरत से। इसमें मुख्य रूप से जैव विविधता की बात होती है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, मतलब किसी इलाके के पेड़ पौधे, फ्लोरा, वहाँ के जीव जंतु, फौना, और वो पूरा माहौल, वो इकोलॉजी, और जमीन की बनावट, जियोमॉर्फिक फीचर्स, जो उन पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के रहने के लिए जरूरी है। अच्छा, जैसे जंगल, पहाड़, नदियाँ। हाँ, बिल्कुल। ये सब हमारी प्राकृतिक विरासत का हिस्सा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस कुदरती खजाने को बचाना बहुत जरूरी है। इसके लिए भी यूनेस्को कुछ करता है, जैसे सांस्कृतिक विरासत के लिए? हाँ, बिल्कुल। यूनेस्को दुनिया भर में ऐसी खास प्राकृतिक जगहों की भी पहचान करता है जिन्हें विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया जाता है। अच्छा, भारत में भी हैं ऐसे स्थल? हाँ, भारत में कई हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में इनकी भी लिस्ट दी गई है। हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी है। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण लगती है। कुछ उदाहरण देख सकते हैं? जरूर। जैसे सांस्कृतिक धरोहर स्थलों में आगरा का किला, अजंता एलोरा की गुफाएं, ताजमहल तो हैं ही। हाँ, वो तो हैं। फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, हम्पी के स्मारक, खजुराहो के मंदिर, दिल्ली का कुतुब मीनार और लाल किला, जयपुर का जंतर मंतर, गुजरात में रानी की वाव, और भी कई हैं। 2017 में अहमदाबाद को ऐतिहासिक शहर का दर्जा मिला। और प्राकृतिक धरोहर स्थल? प्राकृतिक में जैसे असम का काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाले गैंडे के लिए मशहूर, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में पक्षियों के लिए, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। हाँ, सुने हैं इनके नाम। फिर उत्तराखंड में नंदा देवी और फूलों की घाटी नेशनल पार्क और पश्चिमी घाट, जो महाराष्ट्र से लेकर केरल तक फैला है। पश्चिमी घाट, इसमें महाराष्ट्र का कास पठार भी आता है ना? फूलों के लिए मशहूर है। हाँ, बिल्कुल। कास पठार भी इसी पश्चिमी घाट का हिस्सा है, जिसे विश्व धरोहर का दर्जा मिला है। और सिक्किम का कंचनजंगा नेशनल पार्क भी है, जिसे मिश्रित कैटेगरी में रखा गया है, मतलब सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों महत्व हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर मिलान करने वाले, मैच द फॉलोइंग या पहचान वाले सवालों के लिए ये नाम और शायद उनके राज्य या साल याद रखने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, ये जरूरी है। अच्छा, तो इन धरोहरों को, चाहे वो सांस्कृतिक हों या प्राकृतिक, इन्हें सहेजना, इनका संरक्षण, कंजर्वेशन और परिरक्षण करना, यह आसान काम तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें कई तरह के विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। सिर्फ इंजीनियर या आर्किटेक्ट ही नहीं। और कौन?
बल्कि ऐसे लोग जिन्हें उस जगह के इतिहास की सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक गहरी समझ हो। यहीं पर उपयोजित इतिहास का ज्ञान काम आता है। उन्हें पता होना चाहिए कि ये जगह क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी कहानी क्या है, और जब इन जगहों को सहेजने का काम होता है तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए, कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। पहली तो ये कि मरम्मत या विकास के नाम पर जगह का जो असली रूप है, जो उसका मूल स्वरूप है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ये तो जरूरी है। दूसरी बात, वहां जो लोग रहते हैं, स्थानीय समुदाय, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी सोच क्या है, उनकी उम्मीदें क्या हैं, इसका पता लगाना जरूरी है। सर्वे करना चाहिए। अच्छा, स्थानीय लोगों की भागीदारी। हाँ, और ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। उनकी संस्कृति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। ठीक है, भी शामिल किया जाए, उनकी भागीदारी हो, इससे उनको भी फायदा होगा। बिल्कुल। एक व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए जिससे स्थानीय लोगों का जो हुनर है, जो स्किल्स हैं, उनका इस्तेमाल हो सके और उन्हें रोजगार के, आजीविका के बेहतर मौके मिले। तो ये बात आ गई रोजगार की, यानी इतिहास की समझ, विरासत को सहेजना के करियर बनाने में भी मदद कर सकता है। हाँ, बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा था, क्योंकि इन विरासतों को सहेजने, इन पर आधारित पर्यटन को मैनेज करने और इनसे जुड़े नियम कानून बनाने, इन सब कामों में इतिहास का ज्ञान बहुत काम आता है। अच्छा, तो कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल फील्ड्स हैं जहां इतिहास की समझ काम आती है? किताब में मुख्य रूप से 4 ऐसे क्षेत्रों का जिक्र है। 4 क्षेत्र कौन कौन से? पहला है संग्रहालय और अभिलेखागार, म्यूजियम्स एंड आर्काइव्स। म्यूजियम्स जहां पुरानी चीजें रखी और दिखाई जाती हैं, और आर्काइव्स जहां पुराने सरकारी या गैर सरकारी दस्तावेज संभाल कर रखे जाते हैं। हाँ, म्यूजियम और आर्काइव्स। जैसे कलकत्ता का इंडियन म्यूजियम, जो शायद एशिया का सबसे पुराना म्यूजियम है, 1814 में बना था, या दिल्ली में भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, NAI। हर राज्य का अपना अभिलेखागार भी होता है। और फिल्मों के लिए भी कुछ है? हाँ, फिल्मों के शौकीनों के लिए पुणे में भारत का राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय, नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, NAFI, ये 1964 में बना था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत आता है। अच्छा, NAI पुणे में, इसके कुछ खास काम भी बताएं। हाँ, इसके 3 मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं। एक तो पुरानी दुर्लभ भारतीय फिल्मों को ढूंढना, उन्हें हासिल करना और भविष्य के लिए सहेजना। ये एक तरह से फिल्मों की विरासत को बचाना है। ठीक है। दूसरा फिल्मों के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनका अध्ययन करना, उन पर नोट्स बनाना, उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना और इस फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा देना। और तीसरा के लिए मतलब फिल्मों की समझ और सराहना को बढ़ाने के लिए एक केंद्र के रूप में काम करना। ठीक है, तो ये संस्थान, इंडियन म्यूजियम, NAI, NFAI, इनके नाम, इनके स्थान और खासतौर पर NFAI की ये उद्देश्य, ये परीक्षा के लिए याद रखने लायक हैं। जी, ये पहला क्षेत्र हुआ, म्यूजियम्स और आर्काइव्स। दूसरा क्षेत्र कौन सा है? दूसरा है ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और परिरक्षण, यानी पुरानी इमारतों, खंडहरों, साइट्स आदि को बचाना और उनकी देखभाल करना। इस पर तो हमने बात की ही है। हाँ, की है। तीसरा है पर्यटन और आतिथ्य, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। हाँ, ये तो सीधा जुड़ा है। हाँ, जहाँ ऐतिहासिक जगह होंगी वहाँ लोग घूमने जाएंगे। बिल्कुल, और जब लोग घूमने जाएंगे तो होटल इंडस्ट्री, गाइड, ट्रांसपोर्ट, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब को बढ़ावा मिलेगा। इसमें भी इतिहास की समझ काम आती है ताकि पर्यटकों को सही जानकारी दी जा सके। सही बात है। और चौथा क्षेत्र? चौथा है मनोरंजन और जन संचार माध्यम। अच्छा, मीडिया और एंटरटेनमेंट, वो कैसे? सोचिए कितनी फिल्में, टीवी सीरियल, किताबें इतिहास पर बनती हैं। हाँ, बनती तो हैं, ऐतिहासिक फिल्म, सीरियल्स। बिल्कुल, तो इन सब के लिए रिसर्च करनी पड़ती है। उस समय का माहौल कैसा था, लोग कैसे रहते थे, कपड़े कैसे पहनते थे, ये सब जानने के लिए इतिहासकारों की मदद ली जाती है। अखबारों और मैगजीन में भी ऐतिहासिक विषयों पर लेख छपते हैं। हाँ, समझ गया। तो इन चारों क्षेत्रों में, म्यूजियम, आर्काइव्स, संरक्षण, पर्यटन और मीडिया, इन सब में इतिहास की जानकारी रखने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है। हाँ, बिल्कुल, और सिर्फ इतिहासकार ही नहीं, बल्कि कई तरह के विशेषज्ञ चाहिए होते हैं। जैसे पुरातत्वविद जो खुदाई वगैरह करते हैं, इतिहासकार जो रिसर्च करते हैं, आर्काइविस्ट जो दस्तावेज संभालते हैं, म्यूजियम क्यूरेटर जो म्यूजियम की चीजों की देखभाल और प्रदर्शनी का काम करते हैं, समाज शास्त्री जो समाज पर असर देखते हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर जो मरम्मत और संरक्षण का काम करते हैं, कानूनी जानकार जो हेरिटेज लॉज देखते हैं,
अच्छे फोटोग्राफर जो दस्तावेजीकरण करते हैं, और भी कई। काफी लंबी लिस्ट है। हाँ, और इन सभी लोगों को उस जगह या उस विषय के इतिहास की अच्छी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि उपयोगित इतिहास के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इन सभी पेशेवरों के लिए काम के कई अवसर पैदा कर सकते हैं। तो ये सब सुन के लग रहा है कि इतिहास वाकई सिर्फ अतीत की बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत का अगर सार निकाले, निचोड़ निकाले, तो क्या कहेंगे? देखिए, सार यही है कि उपयोगित इतिहास या जन इतिहास ये इतिहास को सिर्फ किताबों से निकालकर आज की दुनिया से जोड़ने का एक पुल है। एक पुल, अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाला। हाँ, बिल्कुल। ये हमें सिखाता है कि अतीत के अनुभवों से, ज्ञान से और हाँ, गलतियों से भी सीखकर हम अपने आज को कैसे बेहतर समझ सकते हैं और अपने भविष्य के लिए सही दिशा कैसे चुन सकते हैं। और ये हमारी पहचान, हमारी विरासत को समझने और उसे सहेजने में मदद करता है। जी, और जैसा हमने देखा, ये सिर्फ संस्कृति या ह्यूमैनिटीज तक सीमित नहीं है। ये फिलॉसफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, आर्ट्स, लगभग हर फील्ड को छूता है और उन्हें गहराई देता है। साथ ही ये म्यूजियम, आर्काइव्स, पर्यटन, संरक्षण, मीडिया जैसे क्षेत्रों में करियर के रास्ते भी खोलता है। बिल्कुल। और अगर एसएससी बोर्ड परीक्षा के नजरिए से देखें तो उपयोजित इतिहास की परिभाषा क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में इसका क्या महत्व है, मूर्त और अमूर्त विरासत क्या होती हैं, उनके उदाहरण, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल खासकर भारत के, और कुछ प्रमुख संस्थान जैसे एनएफआई वगैरह, ये कुछ खास पॉइंट्स हैं जिन पर विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए। हाँ, ये जरूरी बात है। और एक आखिरी बात जो शायद इस पूरे डिस्कशन से निकल कर आती है। हाँ। टेक्स्ट बुक में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें अपनी ऐतिहासिक जगहों को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। हाँ। तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, उन्हें साफ रखना चाहिए। हाँ। ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बची रहें। हाँ, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। पर ये हमें एक और गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ। कि सिर्फ इमारतों को, चीजों को बचा लेना ही काफी है। हाँ। या हमें उन कहानियों को, उन सबकों को भी जिंदा रखना होगा। हाँ। जो हमारी इस विरासत में छुपे हैं। कहानियों और सबकों को जिंदा रखना। हाँ, कैसे ये सुनिश्चित करें कि वो सबक, वो ज्ञान आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में भी हमारे फैसलों का, हमारे चुनाव का मार्गदर्शन करते रहें। सिर्फ दीवारों को बचाना काफी है या उनके पीछे की आत्मा को भी? वाकई ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है सोचने के लिए। और इसी विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। जी।